सो जर्मनी, मैंने आपको बताया कि 1919 के जनवरी के अंदर एक वाइमार रिपब्लिक यहाँ पे फॉर्म किया गया था। वाइमार करके एक जगह है और वो डेमोक्रेटिक था, और वहाँ से जर्मनी किस तरह से नाजी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाउ द जर्मनी ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ डेमोक्रेसी टू अ नाजी स्टेट, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और हिटलर का जो ग्रोथ है, the rise of the Hitler, what were the reasons, what were the causes behind the rise of Hitler, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खैर, हमने बताया आपको कि जर्मनी 1919 के अंदर एक रिपब्लिक बन गया था, और उसी को ही जनवरी 1919 के अंदर यहाँ पे जो मीटिंग होती है जर्मन पार्टीज़ की, और राजा जब भाग जाता है जर्मनी का हॉलैंड के अंदर, उसके बाद ऑल दी जर्मन पार्टीज़ जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ थी वो इकट्ठी होती है और वो यहाँ पे एक वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी लाएगा। ये वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को इलेक्शंस, फंडामेंटल राइट और रेगुलर इलेक्शंस की बात करेगा। सेकेंडली, जर्मनी के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई थी, तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को यहाँ पे इन्होंने सबने अपने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। और ये इंक्लूडिंग के दौरान यहाँ पे इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम, और मल्टी पार्टी सिस्टम के थ्रू इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट लगाने की कोशिश की थी। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर एक को अपने हिसाब से शेयर मिलेगा, कुछ उस तरह की सिस्टम इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की थी। आपको जानकारी होगी कि यही वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है, वो इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने यही वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने इसको बोरो किए हैं। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपकी आंतरिक इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, तो एसेंशियली इमरजेंसी के जो क्लॉसेज है हमने यहाँ से बेसिकली बोरो करने की कोशिश की है। अब जब ये वाइमार रिपब्लिक बनता है तो जून 1919 के अंदर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ये एक ट्रीटी करने जाता है यहाँ पे पेरिस के अंदर। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पेरिस की ट्रीटी थी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो जर्मन्स ने बोला कि भाई दिस इज अनजस्ट, हमारे लिए बहुत बड़ा अन्याय है। खास करके ये वाइमार के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे ट्रीटी साइन करने गए थे, उन्होंने कंप्लेन भी किया पेरिस के अंदर। तो वहाँ पे जो पेरिस का जो था रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस का, उसने तुरंत ही इनका हाथ दबा के बोल दिया, बोले इधर साइन करोगे या बर्लिन में आके साइन कराए। कहने की बात यह है कि बर्लिन के अंदर साइन कराओगे, उसका मतलब क्या होगा कि भाई बर्लिन के अंदर आपको यहाँ पे तबाह कर देंगे अगर आपने यहाँ पे साइन नहीं की। ओके, सो खैर, जून 1919 के अंदर जब ये वाइमार रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पेरिस के अंदर जब ट्रीटी साइन करने जाते हैं, तो जर्मनी के लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। बोले आपने क्यों इतनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी को साइन किया है, दिस इज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी, ये बहुत ही अन्यायपूर्वक है, व्हाई हैव यू साइन दिस। सो यू विल रियलाइज कि जर्मनी की जो पब्लिक थी उनको ये वाइमार गणतंत्र से, वाइमार रिपब्लिक से बहुत बड़ी नाराजगी थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जर्मनी के अंदर खास करके जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उसके बाद नई सरकार बनती है और वो पार्टी का नाम था SDP। तो एसेंशियली मल्टी पार्टी सिस्टम थी जर्मनी के अंदर, बहुत सारी पार्टीज उभर के आई, जैसे एक थी कम्युनिस्ट पार्टी, एक थी आपकी ZP और DDP जो डेमोक्रेटिक के अंदर थी, सोशल डेमोक्रेट्स SDP मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पे थे, पीपल्स पार्टी DVP जो राइट विंग कंजर्वेटिव थे, और एक्सट्रीम राइट खास करके NSD नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको नाजी पार्टी भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे उभर के आ रही है समवेयर अराउंड 1919 ओनली। खैर, तो ये जो पार्टी थी आपकी SDP, ये SDP यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी, इसने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना दी थी वाइमार गणतंत्र के अंदर में, और ये जो नाजिस्ट थे वो भी 1919 से ही सक्रिय हो जाते हैं। अब मुद्दा की बात ये आती है कि जब वाइमार रिपब्लिक यहाँ पे बनाया गया तो जर्मनी के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से जर्मन इकोनॉमी को तोड़ दिया गया था। जर्मनी के अंदर बैंकिंग करेंसी को लेके बहुत ही हालत ख़राब थी, और इन्फ्लेशन में भी खास करके हाइपर इन्फ्लेशन जा रहा था, जहाँ पे बहुत हो रहा था। सो द वाइमार गवर्नमेंट who was at that time was not able to control this extraordinary economic crisis, and this resulted into great deal of misery for the common people. I already told you that the German people used to burn these notes, or they used to play with the notes, और बच्चे यहाँ पे ये स्टैक करके यहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो ये हालत थी जर्मनी के अंदर। ओके, सो यू विल सी कि 1923 a glass of beer would cost you 2 million marks and a loaf of bread, एक ब्रेड का आप टुकड़ा लेने जाओगे बड़ा सा,
तो वो करीबन 4 मिलियन मार्क्स के आसपास यहाँ पे कॉस्ट किया करता था। एंड इन दिस कंडीशन जर्मनी की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई थी और लोग यहाँ पे कंटाल गए थे, नोट इतने पब्लिश किए जा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। सो हेंस यू विल रियलाइज कि इसी के बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे हिटलर का राइज होता है। यू विल सी दैट इन 1919 द वाइमार रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन Germany. Germany was going through economic crisis, Germany was going through political crisis, Germany was going through social crisis, क्योंकि जर्मनी के अंदर खास करके एक विचारधारा थी जिसे कहते हैं कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म आपको जानकारी होगी कि 1917 के अंदर जब रशिया के अंदर क्रांति होती है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार बनती है जिसे हम लोग बोल्शेविक गवर्नमेंट भी कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब दिस कम्युनिज्म वाज प्रोलिफरेटिंग इन होल ऑफ द यूरोप और जर्मनी के अंदर भी ये बहुत बढ़ रहा था। एंड एज अ रिजल्ट देयर यूज्ड टू बी प्रोटेस्ट एंड द स्ट्राइक्स। ये जितने भी लेफ्ट फोर्सेस थे वो यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और इसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे और जर्मनी के लोग कंटाल गए थे। पीपल वर टायर्ड, खास करके जर्मनी का जो कैपिटलिस्ट क्लास था, जो यहाँ पे पैसे वाला वर्ग हुआ करता था, जिनके पास पैसे थे जर्मनी के अंदर, दे वर टायर्ड ऑफ द स्ट्राइक्स और उनको डर लग रहा था कि अगर कम्युनिज्म आ गया तो कम्युनिज्म विल ओवरथ्रो अवर पावर, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास एसेंशियली यहाँ पे सत्ता के ऊपर रूल किया करता था। एंड दिस कम्युनिस्ट फोर्सेस इफ दे कम्स टू पावर तो होगा क्या कि ये सब के सब कम्युनिस्ट फोर्सेस यहाँ से पावर ले लेंगे। सो इन दिस कंडीशन यू विल सी कि व्हेन द वाइमार रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन रशिया जर्मनी, द जर्मन स्टेट वाज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल क्राइसिस, इट वाज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, इट वाज गोइंग थ्रू सोशल क्राइसिस और यहाँ पे कम्युनिज्म आ गया था। एंड द जर्मन पीपल वर लुकिंग फॉर अ मसीहा, बोले हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आए जो हमको यहाँ से ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशली जितने भी क्राइसिस से उसको छुड़ा पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये बैकग्राउंड के अंदर 1919 के अंदर ही जब सरकार बनती है तो एक पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कहते हैं नाजी पार्टी। ये नाजी पार्टी का दो मेन गोल हुआ करता था, क्योंकि एक्सट्रीम राइट थे, इनका मानना था कि ये लेफ्टिस्ट लोग, खास करके ये जो कम्युनिस्ट है, उनकी जर्मन स्टेट के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली ये नाजी पार्टी का ये भी मानना था कि यहाँ पे ये जो वाइमार गवर्नमेंट बना है ये बेसिकली डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने तो बनाया है बट ये कुछ काम का नहीं है, दिस पीपल आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द जर्मन पीपल और इसके लिए दे ट्राई टू ओवरथ्रो द स्टेट। यू विल रियलाइज दैट समवेयर इन 1920s व्हेन द नाजी पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी, ये 1920 से लेके करीबन 2-5 साल तक कंटिन्यूसली यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे इनकी माइनॉरिटी रहती है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। खैर 1-2 दफ़ा ये लोग कू करने की भी कोशिश करते हैं, बेसिकली सत्ता पलट करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहला कू का एफर्ट होता है 1920 के अंदर, जब यहाँ पे ये जो इंसान थे राइट विंग पार्टी के, जिनका नाम था वोल्फगैंग कैप। ये वोल्फगैंग कैप बेसिकली मोनार्किस्ट हुआ करते थे और इन्होंने बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साई को पसंद नहीं किया था और इन्होंने वाइमार गवर्नमेंट जो थी उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी, बट दिस वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय दिस कैप पुच। ओके, तो ये जो कैप पुच है इसको कैप कू भी कहते हैं, तो इसका नाम याद रखेगा आप लोग, वोल्फगैंग कैप। ओके, उसके बाद से 1923 के अंदर एक दूसरा कू हुआ और ये कू के अंदर बेसिकली ये जो नाजी पार्टी थी, ये नाजी पार्टी रिस्पॉन्सिबल बोली जाती है जो सत्ता को ओवरथ्रो करने की कोशिश की रही थी। ओके, हिटलर एट दैट टाइम was caught by the German state, जर्मन पुलिस ने उसको पकड़ लिया था and as a result you will see कि he was sent to jail और ये जेल के अंदर बैठ के अपनी एक किताब लिख देता है जिसका नाम था माइन काम्फ। ओके, तो माई स्ट्रगल्स विथ लाइफ, माई लाइफ माई जर्नी, आप इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन ले लेते हो। तो माइन कैम्फ के अंदर हिटलर ने अपनी स्टोरी लिखी थी, किस तरह से उसको जर्मन स्टेट एस्टैब्लिश करना है, ये सब चीज़ें इसने माइन कैम्फ के अंदर लिखी थी। बट ही वॉज कॉट बाय द जर्मन पुलिस एंड द जर्मन आर्मी और उसको फिर उसके बाद वहाँ से जेल में भेज दिया जाता है। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिटलर्स पॉलिटिकल जर्नी। नाउ यू विल सी दैट after 2-3 years Hitler was relieved from the jail and from 1923 till 1933 यहाँ पे हिटलर और नाजी पार्टी का बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। जर्मनी के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे हिटलर यहाँ पे बहुत बढ़िया बड़े स्पीचेस दिया करता था, उसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेट थी, उसकी ऑरेटरी स्किल्स बहुत थी और बहुत ही डेमोगोग वे के अंदर यहाँ पे इकोनॉमिक इमोशनली लोगों को एक्सप्लोर किया करता था। जर्मनी के जितने भी लोग थे उनको बताता था कि मैं फिर से जर्मनी को ग्रेट बना दूंगा। ये जो वाइमार गवर्नमेंट है, ये वाइमार गवर्नमेंट बेसिकली सोल्ड आउट गवर्नमेंट है, ये बिकी चुकी ही है सरकार और ये कुछ नहीं करने
वाली, और हिटलर ने जर्मन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाया। 1923 से लेकर 1933 के बीच में जब जब हिटलर को मौका मिलता था तो हिटलर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द पीपल्स इमोशंस, और कंटिन्यूसली खास करके हिटलर एंड नाजी पार्टी दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। और नाजी पार्टी ने ये चीज़ लोगों को कन्विंस किया, बोले देखो कैपिटलिस्ट क्लास को कन्विंस कर दिया कि भाई हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपको कोई भी कम्युनिस्ट यहाँ से ओवरथ्रो नहीं कर पाएगा। इसने फार्मर और पीजेंट्स को बताया कि मैं आपके लिए मार्केट लाऊंगा। इसने जर्मन मिडिल क्लास को बताया कि देखिएगा ये जो जर्मन प्राइड है लोगों की वो मैं वापस लेके आऊँगा। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे ये जो वाइमार गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। यहाँ पे वर्साई के अंदर इनको ट्रीटी करने की ही नहीं थी, अगर हम लोग होते तो ट्रीटी भी नहीं करते। सो यू विल सी कि हिटलर ने एक पूरी का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है, और ये माहौल के सहारे हिटलर ने खास करके ये जो जर्मनी के अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको बताया कि मैं आपके लिए यहाँ पे जॉब मार्केट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करूँगा, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को यहाँ पे स्टेबिलिटी ला दूंगा। एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रीस्टार्टिंग कंस्क्रिप्शन, बोले ये जो कंस्क्रिप्शन कंपलसरी मिलिट्री सर्विस यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने हमारी बंद करा दी है उसको सब कुछ करूंगा। एंड एज ए रिजल्ट द जर्मन मिडिल क्लास एंड द जर्मन कॉमन मैन, जर्मनी का जो आम आदमी था वो जर्मनी का आम आदमी हिटलर से बहुत खुश था। बोले हिटलर बढ़िया काम किए हो, बोले आप आगे चलिएगा, हमको पूरा का पूरा आपका सपोर्ट है। सेकेंडली जर्मनी का जो पब्लिक थी वो हिटलर को और भी सपोर्ट करती है क्योंकि हिटलर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता है। साथों साथ ये जो नाजी पार्टी थी ये नाजी प्रोपोगंडा चलाती थी। जैसे एक प्रोपोगंडा था स्टैब इन बैक, स्टैब इन बैक मतलब वो है ना कि पीठ के पीछे खंजर भोंक देना। बोले ये जो वाइमार सरकार है, ये वाइमार सरकार ने हमको जर्मनी के लोगों को यहाँ पे स्टैब किया है। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था कि ये जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन और वाइमार गवर्नमेंट बनाई गई है इसने जर्मनी के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है, और यहाँ पे ये प्रोपोगंडा चलाया करते हैं। नाजी प्रोपोगंडा इतना चलता था अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपने रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स के थ्रू। साथों साथ नाजी लोगों ने बताया कि भाई जर्मनी हारा है, और जर्मनी बेसिकली ये जो कंडीशन के अंदर है, ये कंडीशन के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है पता है? बोले ये वाइमार वाले लोग जो डेमोक्रेट्स है, और दूसरे बेसिकली इन्होंने ज्यूज को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ज्यूज एट दैट टाइम बोला जाता है कि दे वर दी वन हु वर हैविंग द बिजनेस हाउसेस इन जर्मनी एट दैट टाइम। और ये जितने भी लोग थे इनका मानना ये था कि भाई ज्यूस लोग हैं, उनकी जो रेस है वो हमसे बहुत ही डिग्रेड है, हमसे कंपेयर नहीं की जाती क्योंकि हम लोग का प्योर ब्लड है। तो इस तरह की सिस्टम इसने मेंटेन की है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। और ये नाजी प्रोपोगंडा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जूइश सिंबल था, उसको इस तरह से ये प्रोपोगंडा चलाया जाता था। ओके, यहाँ पे स्टैब इन बैक जो वाइमार गवर्नमेंट थी। साथों साथ हिटलर ने बताया क्या कि जर्मन मिलिट्री इज इनविंसिबल, बोले कोई उसको हरा ही नहीं सकता। बोले जर्मनी हारा ही नहीं है अगर आप समझिएगा, क्योंकि युद्ध कभी बर्लिन के अंदर नहीं हुआ था, युद्ध जर्मनी के बाहर हुआ था। तो इन्होंने ये भी बताया कि वाइमार गवर्नमेंट ने देश को बेच दिया है। तो हिटलर क्या करता था, अपना स्काउट चलाता था जिसे हिटलर युद्ध भी कहते हैं, उसका एक प्रोपोगंडा चलता था, और उसके थ्रू उसने जर्मनी के अंदर बहुत बड़ा माहौल बना दिया। और ये माहौल कंटिन्यूसली 1923 से लेके 1933 तक आपको जानकारी मिलता है कि जब से नाजी पार्टी बन के आए हैं तब से यहाँ पे कंटिन्यूसली ये डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। और फाइनली 1933 के अंदर जर्मनी के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं, और ये जर्मन इलेक्शंस के अंदर नाजी पार्टी जो थी वो चुनाव जीत जाती है। ओके, सो फाइनली मार्च 1933 के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि हिटलर यहाँ पे फिर से सरकार बनाएगा, और हिटलर को कंप्लीट पावर चाहिए था। और ये कंडीशन के अंदर जनवरी 1933 के अंदर हिटलर, आपको जानकारी रहती है कि ही स्वॉन एज द जर्मन चांसलर। जर्मनी का प्रेसिडेंट हुआ करते थे हिंडनबर्ग। वो हिंडनबर्ग हिटलर को यहाँ पे इतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, तो हिटलर बताता है गुड डेज आर हियर, बोले आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और इन दिस कंडीशन हिटलर यहाँ पे पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल द पावर, एंड सेकेंडली ही ऑल्सो वॉन्टेड टू फिनिश दिस कम्युनिस्ट। और यहाँ से ही 1933 से लेके 1939 के बीच में हिटलर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेगा, और यही स्टेप्स के कारण आपको जानकारी मिलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे के कारण यहाँ से ही बैकग्राउंड के अंदर शुरू हो गए हैं। अब देखिएगा हिटलर यहाँ पे बेसिकली 2-4 चीज़ें करता है। उसको पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना था, और पॉलिटिकल पावर में उसकी सबसे बड़े ओपोनेंट्स हुआ करते थे वो थे कम्युनिस्ट।
हिटलर चाहता था कि ये कम्युनिस्ट लोग को मैं ख़त्म कर दूं। अब इसके लिए वो मौका ढूंढ रहा था और मौका उसको फरवरी 1933 के अंदर ही मिल गया। फरवरी 1933 के अंदर जर्मनी का जो पार्लियामेंट था उसको रीचटैग कहा करते थे, वो रीचटैग के अंदर आग लग गई और हिटलर ने बताया कि ये कम्युनिस्ट लोग इसके पीछे जिम्मेदार है। हमको न्यूज़ खबर मिली है, हमको रिपोर्ट मिले है सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू, कि यहाँ पे ये जो आग लगाने वाले इंसान थे ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ओके, इन दिस कंडीशन हिटलर मार्च 1933 के अंदर पार्लियामेंट का एक इमरजेंसी सेशन बुलाता है और ये इमरजेंसी सेशन के अंदर यहाँ पे एक एक्ट पास कराता है। इसका नाम था एनेबलिंग एक्ट। और ये एनेबलिंग एक्ट के अंतर्गत हिटलर बताता है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव फॉर द नेक्स्ट 4 years। एक झटके में मास्टर स्ट्रोक मारता है और हिटलर पूरे लोगों को, जर्मनी के लोगों को कन्विंस कर देता है कि इन जर्मन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पीपल और ये कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे आग लगाने के लिए बैठे हैं। आई नीड अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट और एल्स इट विल गो इनटू एनार्की। एंड इन दिस कंडीशन हिटलर ट्राइज टू बैन all the political parties and the opposition parties, and by March 1933 Germany became a one party state। Hitler was the chancellor, उसके ऊपर हुआ करते थे आपके president। Okay, so you will see that martial law in Germany was imposed by this law, by this enabling act, और इसके बाद से यहाँ पे हिटलर का इनडायरेक्ट शासन शुरू हो रहा है। अब देखेगा हिटलर जनवरी 1934 तक आते आते यहाँ पे जर्मनी एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। एक ही पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी, बाकी कोई पार्टी रहती नहीं है। एंड हिटलर वाज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द पावर। बोले कुछ भी हो जाए यहाँ पे पावर कैप्चर करना चाहिए। उसके लिए मौका ढूंढ रहा था क्योंकि हिटलर को पता था कि अभी भी जर्मनी के अंदर एक इंसान है जो जर्मनी के प्रेसिडेंट है और जब तक प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता मैं यहाँ पे पावर कैप्चर नहीं कर सकूंगा। अब हुआ ये, हिटलर का नसीब समझो कि कम नसीब समझो, अगस्त 1934 के अंदर जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, वो हिंडनबर्ग की मौत हो जाती है और जैसे ही हिंडनबर्ग की मौत हुई ही passes away and Hitler decides that I am the complete authority of Germany and Hitler declared himself as the Führer। बोले मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चांसलर हूँ, है ना, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बोले अब तो मैं ही मैं हूँ भाई, सब हिटलर ही हिटलर है। सो अगस्त 1934 से हिटलर को जहाँ से डायरेक्ट पावर आ जाता है। अब यहाँ से हिटलर अगस्त 1934 टू 1939 पर्टिकुलरली सितंबर 1939 तक जर्मनी को इतना डेवलपमेंट कराने की कोशिश करेगा, ट्रांसफॉर्म कराने की कोशिश करेगा और यही ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जर्मनी के अंदर उसके बाद यहाँ पे जर्मनी जब पोलैंड को इन्वेट करेगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अब देखेगा, अब हम लोग थोड़ा सितंबर 1934 से लेके 1939 के बीच का पीरियड देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट हिटलर इमर्जेस एज अ फ्यूरर ऑफ द जर्मन स्टेट और हिटलर बताता है आई एम द फ्यूरर, आज के बाद मैं जर्मनी का फ्यूरर हूँ। अब हिटलर यहाँ पे खास करके अपनी फॉरेन पॉलिसी और हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी, ये दोनों यहाँ पे बहुत ही हिटलर के ग्रोथ के पीछे जिम्मेदार थी और पर्टिकुलरली ये फॉरेन पॉलिसी ही अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे जिम्मेदार थी। उसको भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करूँगा। अब हिटलर यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स लेगा that will be in contradictory to the Treaty of Versailles, that will contradict, and as a result it was eventually concluded into the Second World War। इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हिटलर के बारे में मैंने बताया 1934 से लेकर 1939 के बीच में हिटलर बताता है आई एम द फ्यूरर। जैसे ही सत्ता के ऊपर आता है हिटलर यहाँ पे सबसे पहली चीज़ करेगा कि यहाँ पे जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थे उनको अबॉलिश करता है, प्रोविंशियल राइट्स को अबॉलिश करके जर्मन स्टेट को सेंट्रलाइज कर देता है और साथों साथ यहाँ पे उसके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स, नाजी पार्टी के अंदर जो भी लोग थे, जितने भी उसके ओपोनेंट्स थे, उन सबको एक एक करके ख़त्म कर देगा। एंड इन दिस कंडीशन हिटलर पॉलिटिकली इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको कोई क्वेश्चन करने वाला इंसान था नहीं। सेकेंडली यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट हिटलर यहाँ पे जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत लाएगा। उसको पता था कि जर्मनी को इकोनॉमिकली मुझे स्टेबल करना है, इकोनॉमिकली उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है और सेल्फ रिलायंट मैं जर्मनी को तभी बना पाऊंगा जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कम कर दूंगा। ओके, क्योंकि जर्मनी को अगर इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी रखेंगे तो सब कुछ बाहर से पैसा देके ही मंगवाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे डेवलपमेंट कराता हूँ। तो खास करके 1930 ऑनवर्ड्स जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कराने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जर्मनी के अंदर 4 years प्लान भी इंट्रोड्यूस कराता है हिटलर और ये 4 years प्लान के थ्रू जर्मनी को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेगा और जर्मनी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिटलर के कारण होता है। इसके साथ साथ हिटलर यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि सोशल चेंज भी लाता है।
हिटलर को पता था कि भाई ये जो जू कम्युनिटी है जो यहाँ पे उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो एक एक करके जूस को यहाँ पे एलिमिनेट कर देगा और उनको बोलेगा कि दे आर द रियल एनिमी ऑफ द जर्मन स्टेट, और जर्मनी के लोग यहाँ पे हिटलर की बातों के अंदर आ जाते हैं और ये जो जूस का एलिमिनेशन था उसके अंदर मदद भी करेंगे। खैर दिस वाज द मोस्ट हॉरिबल पार्ट ऑफ हिटलर्स रूल, जहाँ पे करीबन 5 मिलियन से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन 50 लाख द जू पीपल और द ज्यूइश पीपल वर द किल्ड बाय हिटलर, और खास करके वो गैस चैम्बर के अंदर डाल दिया करता था। इसके साथ साथ इसने बेसिकली जर्मन लोगों को इतना कंट्रोल किया था क्योंकि एजुकेशन के अंदर उसने ये सब चीज़ें ला दी थी, और ये एजुकेशन के अंदर इसने नासिज्म को सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई करा दिया, बोले नाजीवाद सबसे सुप्रीम है, और ख़ास करके हिटलर यहाँ पे जर्मन रेस का सबसे ज़्यादा फोकस किया करता था। एंड इन दिस कंडीशन ही वाज गेटिंग सो मच पॉपुलर अमंग द मासेस, क्योंकि एजुकेशन उसके कंट्रोल में था, नाजी स्टेट के अंदर में था। हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था गोबल्स, और ये जो गोबल्स था यहाँ पे जर्मनी की प्रजा के अंदर हिटलर का प्रोपेगेंडा चलाया करता था। गोबलेसिन थॉट कहते हैं, गोबलेसिन प्रोपेगेंडा कहते हैं, एंड दिस प्रोपेगेंडा वाज क्वाइटली सक्सेसफुल इन द with respect to German state, and the German people were also convinced कि भाई हिटलर जो बता रहा है वो सही है, गोबल्स जो बता रहा है वो सही है। तो इतनी सारी चीज़ें थी, और इसके लिए यहाँ पे ये जो ज्यूस थे वो ज्यूस को एलिमिनेट कर रहा था, तो भी जर्मनी की कोई पब्लिक बोल नहीं रही थी कि भाई हिटलर गलत कर रहा है। थोड़े बहुत लोग थे उनको भी हिटलर ने ख़त्म कर दिया था, और रेस ओरिएंटेड यहाँ पे इसने सिस्टम चलाई थी। ओके, तो हिटलर अपने आप को आर्यन बोलता था, और ये आर्यन रेस के कारण ही आपको देखने को मिल रहा है कि उल्टा स्वस्तिक जो उसका सिंबल है, ओके, जो हिंदुइज्म के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत आपको रिलीजन के साथ डिनोट होता है, तो उसके साथ उसने जोड़ने की कोशिश की थी। वो बताता था कि भाई द इंडियंस एंड द जर्मन्स आर द प्योरेस्ट रेसेस, तो रेसिज्म का सहारा लेके उसने यहाँ पे अपने स्टेट को डेवलप कराया था और ज्यूस को एक एक करके एलिमिनेट किया था। अब मुद्दा ये आता है कि वाई ही वाज सो मच पॉपुलर अमंग द जर्मन मासेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कैपिटलिस्ट क्लास था जर्मनी का वो उसके फेवर में था। क्यों? क्योंकि हिटलर वॉज एंटी कम्युनिस्ट। सेकेंडली, जर्मनी का जो फार्मर और पीजेंट क्लास था वो भी हिटलर के फेवर में था। क्यों? क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी ने उनको बताया था कि हम आपको ग्रोथ ला के देंगे, आपको मार्केट ला के देंगे, वो भी खुश थे। जर्मनी का जो यूथ था, जो अनएम्प्लॉयड था और इन्फ्लेशन का शिकार हो गया था, पॉवर्टी का शिकार हो गया था, हिटलर ने उनको बताया कि मैं तुमको नौकरी दूंगा, मैं आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज दूंगा, और साथ ही साथ जर्मनी की जो कॉमन मैन थी उनको बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अंदर रहने की आदत थी। अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि जर्मनी यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ मोनार्की एंड एब्सोल्यूट काइंड ऑफ स्टेट, क्योंकि पहले जो राजा था काइजर विलियम वो भी एक अच्छा खासा पावरफुल किंग था, उसके पहले बिस्मार्क था वो भी पावरफुल किंग था। तो हिटलर यहाँ पे जो स्टेबिलिटी दे दिया लोगों को, तो लोगों को लग रहा था कि भाई हम तो ट्रेडिशनली ये जो रूलिंग क्लास है, ऊपर से डेमोक्रेसी ने अराजकता ला दी थी, ऊपर से भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी, ये जो वाइमार गवर्नमेंट बनाई थी दैट वाज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और इसके कारण बहुत बवाल मच गया था जर्मनी के अंदर। उसके कारण लोगों को इंस्टेबिलिटी लग रही थी पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी उसको फॉलो ही करेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले पाओगे तो इकोनॉमिक डिसीजंस भी नहीं ले पाओगे, पॉलिटिकली स्टेबल होगे तो इकोनॉमिकल डिसीजंस भी इजीली ले पाते हो। तो ये कंडीशन के अंतर्गत आपको जानकारी मिलती है कि हिटलर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसको देखने की कोशिश करता है डोमेस्टिकली, और जर्मनी की पब्लिक हेल्प करेंगी। सेकेंडली, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी, और ये फॉरेन पॉलिसी आपको कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे भी जिम्मेदार होगी, उसके पीछे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हिटलर और नाजी पार्टी यहाँ पे रेडिकल नेशनलिज्म फैलाया करते थे। मैंने बताया ना कि ये जो जिंगोइज्म नाम की जो चीज़ है, बोले हमारा राष्ट्र राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है, एकदम फंडामेंटल नेशनलिज्म, तो उसी तरह का नेशनलिज्म यहाँ पे जर्मन रेस का आधार बना के हिटलर यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया करता था। एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ट्रीटी ऑफ वर्साई, बोले वर्साई के विरुद्ध में हो, और साथों साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसने एक्सपांशनिस्ट रखा। ये एक्सपांशन पॉलिसी का गोल क्या था कि भाई नाजी स्टेट है उसके इंटरेस्ट को यहाँ पे बरकरार रखना चाहिए। सो ही फॉलोड द आइडिया ऑफ मिलिट्रिज्म। ये मानता था कि भाई द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ओनली एट बैटलफील्ड, एंड ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द थर्ड रीच। अगर आप देखोगे हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों के अंदर तो यहाँ पे थर्ड रीच की बात की जाती है। थर्ड रीच मतलब द थर्ड जर्मन एम्पायर। पहला एम्पायर आपको जानकारी होगी कि फ्रेडरिक द ग्रेट करके एक राजा था जो जर्मनी के अंदर होली रोमन एम्पायर बनाने के लिए कामयाब रहा था। सेकेंड रीच या सेकेंड एम्पायर जिसने बनाया था वो था बिस्मार्क, और जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टेट के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया था। और हिटलर बोलता था कि मैं जर्मनी का तीसरा एम्पायर बनाऊंगा और इतना बड़ा एम्पायर बनाऊंगा कि बात मत करो। आपको जानकारी है
थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये जो थर्ड रीच था, ये थर्ड रीच का एरिया कहां तक चलता था। अब देखने की कोशिश करेगा ये थर्ड रीच किस तरह से जर्मनी बना था। हिटलर ने बताया कि ये जो थर्ड रीच है या थर्ड एम्पायर जो है, ये थर्ड रीच मैं बेसिकली यही लिविंग स्पेस के आइडिया से डेवलप कराना चाहता हूँ। लिविंग स्पेस मतलब उसको लेबेंसरॉम बताता था। लेबेंसरॉम बताता था हिटलर कि मुझे अपनी प्रजा को, जर्मनी की जो रेस है उसको मैक्सिमम जमीन देनी है, मैक्सिमम टेरिटरी शुड बी गिवन टू देम। और ये बोलता था कि जर्मनी इज वेरेवर द जर्मन्स आर। अब देखिएगा कि दिस थिंग इज ऑल्सो फॉलोड व्हेन हिटलर स्टार्ट्स इन्वेडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जहाँ जहाँ बेसिकली जर्मन लोग रहते थे वो सब एरियाज को एनेक्स करने की कोशिश की। उसने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया जहाँ जर्मन रेस के लोग थे। उसने सुडेटनलैंड को अनेक्स किया। मैंने आपको बताया सुडेटनलैंड कहाँ पे हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी के बीच में। और बेसिकली ये सुडेटनलैंड किसने दे दिया था, ब्रिटेन ने बेसिकली चेकोस्लोवाकिया को दे दिया था। वहाँ पे 3 मिलियन से भी ज़्यादा जर्मन पॉपुलेशन हुआ करती थी। थर्डली हिटलर ने पोलैंड को अनेक्स करने की कोशिश की क्योंकि हिटलर का मानना ये था कि ये भी हमारी टेरिटरी थी। और ये लेबेंसरॉम, ये लिविंग स्पेस है जर्मनी के लोगों को अगले 1000 साल तक, फॉर नेक्स्ट 1000 ईयर्स द जर्मन पीपल शुड नॉट फील कि उनको जगह कम मिल गई है, उनको जगह कम पड़ रही है, उतनी ज़मीन देंगे। तो हिटलर चाहता था कि उरल माउंटेन्स जो है वो उरल माउंटेन्स जर्मनी की नेचुरल बाउंड्री होनी चाहिए। तो राइट फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप टू दी ईस्टर्न यूरोप, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर खास करके उरल माउंटेन्स जो रशिया को और खास करके यूरोप को डिवाइड करते हैं ज्योग्राफिकली, वहाँ तक पूरा का पूरा जर्मनी होना चाहिए। सो हिज आउटलुक वॉज वेरी मच continental in the foreign policy areas, and in this condition Hitler wanted to rule the world via the idea of the great German race। बोले जर्मनी की जो प्रजाति, जो वहाँ पे जर्मन एथनिसिटी के लोग हैं वही दुनिया के ऊपर रूल करेंगे। ओके, सो ये जो लेबेंसरॉम था, लेबेंसरॉम को ही बोलते हैं लिविंग रूम। आपके घर के अंदर का कमरा कितना बड़ा होना चाहिए, तो बोले राइट फ्रॉम यूरोप पूरा का पूरा कैप्चर करके अप टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, जिसे हम लोग उरल माउंटेन्स तक कंसीडर करते हैं। सो इन दिस कंडीशन हिटलर के एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। हिटलर ऑस्ट्रिया को अनेक्स करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हिटलर सुडेटनलैंड को अनेक्स करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हिटलर चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स कर देता है, फिर से कोई कुछ नहीं बोलता। और फाइनली हिटलर जब पोलैंड को अनेक्स करेगा तो 1 सितंबर 1939 के दिन आपको जानकारी मिलेगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड समवॉट हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ विल ट्राई टू सी कि हिटलर अपनी विदेश नीति के अंदर कौन से ऐसे स्टेप्स लेता है जिसके कारण यहाँ पे युद्ध की शुरुआत होती है। खैर, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी, हिटलर बेसिकली यहाँ पे 1933 के अंदर लीग ऑफ नेशन छोड़ देता है। अब मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन 1919 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वर्साय थी उसके अंदर से ही बनी हुई एक संस्था थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि लीग ऑफ नेशन के अंदर जर्मनी और रशिया को खास करके इनिशियली मेंबरशिप नहीं दी गई थी। लेटर ऑन इन 1926, समवेयर अराउंड 1926, ये लीग ऑफ नेशन के अंदर में जर्मनी को मेंबरशिप दी जाती है। ओके, कि भाई चलो हम लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, बट हिटलर को वो जख्म था। तो 1933 तक आते आते हिटलर लीग ऑफ नेशन छोड़ देता है। Okay, so Hitler withdraws from the League of Nations. Germany defies all world powers, quits league, arms talks, leaders decide to launch पार्ले एनेक्वे। ओके, तो ये वहाँ पे सिस्टम चल रही थी। सेकेंडली हिटलर यहाँ पे अक्टूबर 1933 के अंदर एक डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि हमको यहाँ पे आर्म्स वार्म्स नहीं बनाने, वहाँ से भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हिटलर क्या बोलता था कि भाई मिलिट्री सॉल्यूशंस आर दी अल्टीमेट सॉल्यूशंस, बाकी बड़ी बड़ी स्पीचेस देने से कुछ नहीं होगा, भाई और बहनों करने से आपको ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको इसका सॉल्यूशन ही लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ 1935 तक आते आते जैसे हिटलर के हाथ में पावर और कंसोलिडेट हो गया, 1934 के बाद प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग का डेथ होता है और हिटलर यहाँ पे पावर कैप्चर कर देगा। और वो यहाँ पे सार नाम का जो रीजन था, ये सार नाम का रीजन अगर आप याद करोगे तो ट्रीटी ऑफ वर्साई ने बताया था कि फ्रांस के अंडर में 15 साल तक यहाँ पे रहेगा। और हिटलर ये सार के अंदर यहाँ पे प्लेबिसाइट करा देता है और हिटलर बोलता है कि नाउ दिस एरिया लाइज विद द जर्मन पीपल एंड द जर्मन स्टेट विल हैव द कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी हमसे ले लिया था। सेकेंडली 15 साल हो चुके हैं, 15 साल के बाद हमारी पब्लिक ने डिसाइड किया है कि सार को यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देते हैं।
सेकंड मुद्दा आता है हिटलर 1935 के अंदर ही जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर एक और प्रोविजन आपको मैंने बताया था कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज वर अबॉलिश। हिटलर यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन अबॉलिश जो किया गया था उसको री इंट्रोड्यूस करता है। तो जर्मनी का जो यूथ था, जो जर्मन यूथ हुआ करता था, जो नौजवान थे जर्मनी के, वो बहुत खुश हो गए, बोले हिटलर ही हमारा मसीहा है, हिटलर ही हमको आगे लेके जाएगा, हिटलर बढ़िया काम कर रहा है। तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग हिटलर। अक्टूबर 1936 का समय आता है और हिटलर राइनलैंड करके जो एरिया था वो राइनलैंड को फिर से रीमिलिटराइज कर देगा। बोले भाड़ में जाओ, हम कुछ मानेंगे नहीं आपका। आप बताते थे कि भाई राइनलैंड को डीमिलिटराइज करना है, फ्रांस को जो भी डर है हमारे सामने आके बात करे, क्योंकि हिटलर ने बता दिया था कि आपने जो ट्रीटी की थी वो वाइमार गवर्नमेंट के साथ की थी, वाइमार गवर्नमेंट कुछ काम की नहीं थी। बोले अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लीडर आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा आपकी हर एक बात। और इन दिस कंडीशन अक्टूबर 1936 के अंदर हिटलर यहाँ पे राइनलैंड को डीमिलिटराइज करता है और मुसोलिनी के एक साथ पैक्ट कर देगा, और ये पैक्ट को बोला जाता है रोम बर्लिन एक्सिस। सो रोम बेसिकली इटली का कैपिटल, बर्लिन आपका जर्मनी का कैपिटल, और ये दोनों के दोनों उस टाइम के अंदर बहुत पावरफुल थे। मुसोलिनी नाम का व्यक्ति वहाँ पे फासिस्ट पार्टी चलाता था और वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट को भी उसने एस्टेब्लिश कर दिया था। 1922 के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे इटली के अंदर मुसोलिनी का राज हो गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो एक साइड के ऊपर नाजी पार्टी, एक साइड के ऊपर आपकी फाजी पार्टी, और दोनों के दोनों यहाँ पे एक आयरन हैंड से यहाँ पे इटली और जर्मनी के अंदर रूल कर रहे हैं, और एक एक करके उनको जो अन्याय हुए थे, डिस्क्रिमिनेशन हुए थे, क्योंकि इटली के साथ भी अन्याय तो हुआ ही था, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। 1935 के अंदर ही यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि हिटलर पैक्ट करता है जिसे कहते हैं एंग्लो जर्मन ट्रीटी। ये बेसिकली एंग्लो जर्मन ट्रीटी हुआ करती थी, और ये एंग्लो जर्मन ट्रीटी के थ्रू हिटलर डिसाइड करता है कि मैं जर्मनी की जो नेवी थी वो नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या बता था, ट्रीटी ऑफ वर्साई ने बताया था कि हिटलर 6 से ज़्यादा शिप्स नहीं रख सकता। ये जो एंग्लो जर्मन पैक्ट जो हुआ था, ये एंग्लो जर्मन पैक्ट के थ्रू हिटलर ने बता दिया कि मैं ब्रिटेन की शिप्स की 1/3 पावर मेरे पास रखूंगा। अगर ब्रिटेन के पास 100 शिप है तो जर्मनी कितनी शिप रख पाएगी? 33 शिप्स। अब मुद्दे की बात ये आती है कि हिटलर ने राइनलैंड को ऑलरेडी रीमिलिटराइज कर दिया, हिटलर ने फिर से यहाँ पे पैक्ट किया, हिटलर ने यहाँ पे मिलिट्री सर्विस को फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया। ऊपर से हिटलर ने यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि आर्मी की स्ट्रेंथ पहले कितनी हुआ करती थी, 1 लाख से यहाँ पे बढ़ा के उसने ऑलमोस्ट 5,50,000 कर दी, 5.5 लाख। बट ऑल दिस थिंग्स जितने भी करने की कोशिश की थी उसको कोई भी कंट्री कुछ बोलता नहीं है। ऊपर से हिटलर को चुप मतलब है ना, हिटलर जो भी कर रहा था उसको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। 1936 का नवंबर आता है और 1936 के नवंबर के अंदर ये यहाँ पे हिटलर जापान के साथ एक ट्रीटी कर देगा जिसे कहा जाता है रोम टोक्यो एक्सिस। ये बेसिकली एंटी कॉमिटम पैक्ट था। एंटी कॉमिटम पैक्ट इसके लिए क्योंकि 1917 में जब यूएसएसआर ने पावर कैप्चर कर दिया था और जो कम्युनिस्ट आइडियाज यहाँ पे बढ़ रहे थे, तो इनको लगता था कि ये कम्युनिस्ट लोगों को हराना पड़ेगा, और इसके लिए हिटलर यहाँ पे रोम टोक्यो एक्सेस करता है। यही रोम टोक्यो एक्सेस के अंदर नवंबर 1937 के अंदर यहाँ पे इटली नाम का कंट्री जुड़ जाएगा, और ये एक्सिस रोम, बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड बाय 1937 इटली ऑल्सो जॉइंस द प्रोपेगेंडा ऑफ हिटलर एंड ऑल्सो दी जापान, और ये तीनों के तीनों मिलिट्री इंपीरियल स्टेट्स जो यहाँ पे एग्रेसिव स्टेट्स हुआ करते थे पावर के ऊपर आ जाते हैं। 1937 के अंदर ही हिटलर यहाँ पे स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। स्पेन के अंदर यहाँ पे जो सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ पे जो स्पेन का डिक्टेटर हुआ करता था जनरल फ्रैंको, वो जनरल फ्रैंको की मदद करेगा क्योंकि हिटलर को लगता था कि ये जितने भी डिक्टेटर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब मेरे फ्रेंड है और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ओके, सो यू विल रियलाइज कि थ्रू आउट 1919 टिल 1939 पूरी दुनिया के अंदर डिक्टेटर्स राज किया करते थे। वो चाहे अर्जेंटीना हो, वो चाहे ऑस्ट्रिया हो, वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे इटली हो, वो चाहे जापान हो, हर एक जगह के ऊपर आपको ऐसा ही एक कंजर्वेटिव यहाँ पे डिक्टेटोरियल रूल देखने को मिलता रहेगा। ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, और सितंबर 1938 के अंदर फिर से यहाँ पे हिटलर अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, और हिटलर बताता था कि भाई सुडेटरलैंड आपको हमको देना पड़ेगा। अब ब्रिटेन बेसिकली
उस टाइम के अंदर पीस के लिए सोच रहा था, और ब्रिटेन चेकोस्लोवाकिया को कुछ भी करके कन्विंस कराता है कि भाई एक काम करो, ये 3 मिलियन जर्मन पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और हिटलर कब से डिमांड कर रहा है तो आपको दे देनी चाहिए। ओके, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज द चेक गवर्नमेंट टू गिव अवे सुडेटन लैंड, क्योंकि हिटलर यहाँ पे युद्ध कर देगा और युद्ध किसी को पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम के अंदर। यही चीज़ कंटिन्यू रही और 1939 के मार्च तक आते आते हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह से एनेक्स कर दिया और फिर से यहाँ पे जर्मनी के अंदर बहुत खुशहाल मच गई। बोले हिटलर यहाँ पे एक और एरिया कैप्चर करके लेके आया है। यही चीज़ कंटिन्यू रही। म्यूनिक पैक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सुडेटनलैंड को दिया गया है और म्यूनिक पैक्ट के कंटिन्यूएशन में ही मार्च 1939 के अंदर में हिटलर पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स कर देता है। जैसे ही चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स करता है, हिटलर की हिम्मत और बढ़ जाती है और हिटलर इसी तरह से कंटिन्यू कराते कराते फाइनली ऑन 1 सितंबर 1939 पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ही पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस इंटरवीन करेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि व्हाई डिडंट ब्रिटेन एंड फ्रांस नॉट टेक एनी स्टेप्स व्हेन हिटलर वाज ब्रेकिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। ऐसा क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस इतनी सारी हिटलर की गलतियों को इग्नोर किए जा रहे थे? व्हाई दे वर इग्नोरिंग? उसके पीछे का जो कारण है वो है अपीजमेंट पॉलिसी, ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। और ये तुष्टीकरण की नीति बेसिकली वर्ल्ड वॉर के पीछे जिम्मेदार थी, क्योंकि इनको पता था कि हिटलर बड़ा होगा। इन्होंने हिटलर को रोका नहीं। मुद्दा वही आता है कि क्यों नहीं रोका, ऐसी क्या घटनाएं हो गई थी कि हिटलर को इन्होंने नहीं रोका। वो था ना कि इनको पता था कि ये डायनासोर है, ये डायनासोर बड़ा होगा तो हमको खा जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस को। सो इफ यू नो कि ये डायनासोर आपको खा जाना है बड़ा होके, तो आप ये जब छोटा था तभी उसको खत्म कर दिए होते या जंगल में भेज दिए होते। बट इन्होंने क्या किया, वो डायनासोर को बड़ा करने दिया। बोले जा बेटा खाओ। वो है ना कि शेर का शिकार शेर के ऊपर बैठ गए और सबको बोला कि इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, उसको काटो। अब सब शिकार शेर के लिए खत्म हो गए। अब शेर ने बताया कि बेटा अब आपकी बारी है, मैं तो सब जंगल के सब जितने भी जानवर थे सबको खा चुका हूँ, तो आप मेरे ऊपर बैठे हो तो अब मैं आपको भी खाऊंगा। और ब्रिटेन और फ्रांस को तब अकल ठिकाने आई, हिटलर ने जब खाने की बात की तब पोलैंड के रास्ते से, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और वो देरी के कारण फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। बट मुद्दा वही आता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत हो गई थी ब्रिटेन और फ्रांस को कि हिटलर एक एक करके हर एक चीज़ तोड़ रहा था, कोई बोलता ही नहीं है। बोले नहीं 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 चलो गलतियाँ हो जाती है, बच्चों से गलतियाँ हो जाती है वैसा। बोले हिटलर ने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की, नेवी बढ़ा दी, आर्मी बढ़ा दी, राइनलैंड को रीमिलिटराइज कर दिया, सार को इंटीग्रेट कर दिया, जो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजन से एक एक करके सब तोड़ दिए। और तोड़ते 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 पोलैंड तक पहुंचा, तब जाके इंग्लैंड की अकल ठिकाने आई कि भाई ये तो बहुत हो गया है। मुद्दा क्या था, व्हाट वाज द रीजन, उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हिटलर यहाँ पे रुकता नहीं है, हिटलर की हिम्मत और बढ़ेगी। मार्च 1939 के अंदर मैंने आपको बताया कि हिटलर ने यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया को अनेक्स किया। उसके बाद और 3-4 महीना निकलता है और अगस्त महीना आता है, और अगस्त महीने के अंतर्गत यहाँ पे हिटलर जो अपने आप को एंटी कम्युनिस्ट बोलता था, वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेगा। और ये मास्टर स्ट्रोक के थ्रू स्टालिन के साथ पैक्ट कर देता है 10 साल का, जिसे कहा जाता है नाजी सोवियत पैक्ट। अब देखेगा हिटलर यही पैक्ट को भूल भी जाएगा और 1941-42 के आसपास रशिया को इन्वेड करेगा, यूएसएसआर को। और ये जो स्टालिन जो हिटलर के फेवर में था इनिशियली, वो उसके अगेंस्ट में चला जाता है। अब मुद्दा क्या था कि क्या हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी वो, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिटलर टू इन्वेड यूएसएसआर, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जब वर्ल्ड वॉर्स के अंदर बात करेंगे। अगस्त 1939 के अंदर हिटलर ने यहाँ पे नाजी सोवियत पैक्ट की, इसकी हिम्मत और बढ़ गई और बढ़ते बढ़ाते ये जब सितंबर 1939 के अंदर पोलैंड को एनेक्स करता है और डेंजिग नाम का पोर्ट, मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर में जब उसको लीग ऑफ नेशंस के अंदर फ्री सिटी बना दिया जाता है, तो ब्रिटेन और फ्रांस को लगता है कि अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर चला गया है, और वो फाइनली जर्मनी के खिलाफ में युद्ध डिक्लेयर करेंगे। सो दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड लेटर ऑन द वॉर स्टार्ट्स on 1st September 1939. So on 1st September, Hitler opens war on Poland, Britain declares war, और उसी के बाद से 1939 से लेके 1945 तक इनफैक्ट
वॉर चलता रहता है, 44-45 तक आप उसको इंक्लूड कर सकते हो।